11th 12th का पॉलिटी नहीं है। लाइक यहाँ पे ना कॉम्पिटिटिव पॉलिटी आप लोग पढ़ते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वगैरह वगैरह सारी चीजें वो उसके अंदर कवर होगी। पॉलिटी के बाद आप मेरे साथ चलेंगे ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी के भी यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स हैं, लाइक वर्ल्ड और इंडियन। जब वो सब खत्म हो जाएगा फिर मैं इंडियन इकोनॉमी एक क्लास जनरल साइंस, और उसके बाद जितना भी बचेगा सारा कोर्स वो हम करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अभी फिलहाल एक टॉपिक शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, हिस्ट्री का ही है, दैट इज मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर तो सब जानते ही, लाइक बाबर ने बनाया था। अब बाबर कौन था, तो मैं 2-3 चीजें बता दूं आपको। सबसे पहले चंगेज खान के बारे में सुना? और नहीं, कुछ नहीं। तैमूर इज नॉट द सन ऑफ सैफ अली खान, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक तैमूर और था, लाइक एक चंगेज खान था। चाइना के ना ऊपर एक कंट्री है मंगोलिया, आपको मैप्स में दिखाऊंगा, और उसी मंगोलिया से एक मंगोल एम्पायर निकला था। लाइक दैट एम्पायर वाज लाइक दैट कि मंगोल एम्पायर का डर हुआ करता था वर्ल्ड में। और इसी मंगोल एम्पायर से एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेडर 13th सेंचुरी में आया था, नाम था इसका चंगेज खान, और चंगेज खान का सन इन लॉ ही है तैमूर। तो अगर इन दोनों की बात मैं आपको बताऊं ना, और बाबर के साथ कैसे जोड़ोगे आप इसे, तो बाबर के फादर जो है और बाबर की जो मदर है, इनकी फैमिलीज के बारे में आपको बता दूं। बाबर के फादर जो है वो तैमूर की फैमिली के डिसेंडेंट्स हैं। मतलब आपके फादर और मदर किसी किसी फैमिली के होते हैं ना, जैसे मासी प्यारी होती है, बुआ कलीसी होती है, मतलब लाइक दैट। ये तो सबको पता ही है ना, मतलब सबके घर में यही चल रहा होगा, कुछ ऐसा ही यहाँ पर है। लाइक अगर फादर साइड से देखे तो तैमूर, और मदर साइड से देखे तो चंगेज खान। अब मतलब ये मान लो कि हिस्ट्री में ये 2 ऐसे इन्वेडर्स थे जिससे पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट भी कभी डरता था कि यहाँ पे ना आ जाइए लोग। तो अब बाबर की बात करें तो दोनों का प्रोडक्ट है। मतलब अगर मैं बाबर की बात करूं तो सीरियसली डेंजरस प्रोडक्ट ऑफ द सेंचुरी माना जाता है इस आदमी को, क्योंकि इसको हराना बड़ा मुश्किल था। और बाबर इंडिया में आता कैसे, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमने खुद ही बुलाया था। बट अगर मैं आपको सही बताऊं तो बाबर जहां से पैदा हुआ था वहीं से इसको निकाल दिया गया था। लाइक बाबर वॉज जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज फादर डाइड। और उसके बाद जो बाबर के कजन ब्रदर्स थे, उन सबकी कॉन्स्पिरेसी की वजह से बाबर को अपना देश छोड़ना पड़ा था। आज के डेट में आपने कंट्री सुना होगा उज्बेकिस्तान, सुना है? नहीं सुना तो छोड़ दो, सुनने लायक है भी नहीं। उज्बेकिस्तान में कभी पैदा हुआ था। अगर आप बाय रूट जाना चाहे, लैंड रूट, तो जा सकते हो क्योंकि एशिया में ही आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बाबर इस समय ना अफगानिस्तान में है, और दिल्ली सल्तनत हमारी इंडिया में चला करती थी उस समय। दिल्ली सल्तनत क्या होती है, ये सपोज करो कि 5 डायनेस्टीज हैं यार, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, और हर डायनेस्टी के टाइम में ना दिल्ली कैपिटल है। तो आपने 5 डायनेस्टीज का टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत बोल दिया। कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस इतना समझ लो, दिल्ली सल्तनत का मतलब हो गया कि दिल्ली कैपिटल है। तो दिल्ली सल्तनत का ना एक लास्ट कभी किंग हुआ करता था, नाम है इसका इब्राहिम लोदी, सुना होगा शायद आप लोगों ने। अगर ये नहीं सुना तो पानीपत का वॉर तो पक्का सुना होगा। जिंदगी तो सबकी खराब करी है ना इसने। लाइक पानीपत फर्स्ट सेकंड थर्ड याद करना बड़ा मुश्किल है, तो मैं अब याद करने की ट्रिक बता दूं आपको। तो बाबर पहली बात इंडिया में इसको आना था, ये बात फॉर श्योर थी। बस ये वेट कर रहा था कि एक अच्छा सा मौका मिल जाए कि इंडिया पे कब स्ट्राइक करना चाहिए। और वो यहाँ पर एक इंसान है राणा सांगा, एक मेवाड़ के कभी राजा हुआ करते थे। और राणा सांगा कौन है, तो मीराबाई सुना है? हाँ, मीराबाई सुना ही होगा ना। तो मीराबाई के ससुर है ये, मतलब मीराबाई की शादी जिससे हुई थी वो राणा सांगा के बेटे ही थे। मीराबाई के लिए कहा जाता है कि राणा सांगा के लड़के की जिंदगी खराब कर दी थी। अब वो क्या था क्या नहीं था, बट अगर बहुत बिगिनिंग से बात करें ना, तो मीराबाई को शादी का बहुत शौक था। ठीक है, तो वो वाली हिस्ट्री बाद में सुनाऊंगा। अभी इतना समझ लो कि राणा सांगा वाज लाइक बहुत फ्रीक, कि मुझे इंडिया का कंट्रोल चाहिए, और इंडिया का कंट्रोल तभी मिल सकता है जब इब्राहिम लोदी मारा जाए। और इब्राहिम लोदी को मारने का इस समय किसी के पास डायरेक्ट कैलिबर है ही नहीं। अगर ये मान के चले कि आप डायरेक्ट मार सकते हो तो नहीं मार सकते। और इब्राहिम लोदी वाज लाइक कि अगर सोचो ना, मैं क्लास में एंटर करूं, आप में से किसी एक को उठाऊं और आपकी घंघोर बेइज्जती करूं, ठीक है, एक दिन, पहले ही दिन किसी एक की, बाकी सब शायद एंजॉय करेंगे। अगर ये रोज चलता रहे ना, रोज, तो मेरे हिसाब से आप एक दिन तो बिल्कुल मैसअप हो जाएंगे, यार ये कैसा आदमी है। कुछ इसी तरीके से इब्राहिम लोदी था, लाइक अपने मिनिस्टर्स की खुद खिल्ली उड़ाना, जो शायद इब्राहिम लोदी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला था। इब्राहिम लोदी को इनविटेशन, मतलब इब्राहिम लोदी का डेथ का इनविटेशन तैयार करते हैं राणा सांगा, और बाबर को बुलाया जाता है। बाबर को इनवाइट भेजा जाता है कि सर आप इंडिया में आ जाओ, आपको जितना पैसा चाहिए आप लो, बस इसको मार के निकल लो यहाँ से। और तब बैटल ऑफ पानीपत होता है, लाइक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और यहाँ पर कहा जाता है कि इनिशियली बाबर हार रहे थे। और बाबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यार इंडिया में, क्योंकि गन पाउडर, जो क्वेश्चन आप लोगों के पास आया था ना, गन पाउडर बारूद कहते हैं,
बारूद तो सुना ही होगा जी। तो गन पाउडर का पहला यूज इंडिया में इसी आदमी ने किया था, या ये कह लो कि कैनन्स, वो तोप खाने, वो सबसे पहले यही इंडिया में लेकर आया था, जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। और अगर हम मुगल्स की बात करूं ना बेटा, तो हमेशा एक चीज याद रखना, दिल्ली सल्तनत के राजा अपने आप को सुल्तान बोलते हैं और मुगल डायनेस्टी के किंग अपने आप को बादशाह बोलते हैं। इनके बीच में डिफरेंस भी आप लोग क्लियर करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इस पूरी मुगल डायनेस्टी के बारे में बात करें, मेरा पर्सनल जो बहुत फेवरेट है वो जहांगीर है। और जहांगीर के बारे में आपको बताऊं, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो आप बच्चे ही हैं आप लोग, मतलब नशे वशे नहीं करने चाहिए, देखो सिंपल सी बात है, और अल्कोहल तो वैसे ही दूर रहना। बट अगर कभी कोई बहुत ही अल्कोहलिक मिले तो मेरी एडवाइस केवल यही है कि तमीज से पीनी चाहिए। मतलब समझ, अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ना अकबर के 3 बेटे थे, जिसमें से 2 बेटे फालतू के एक्सपेरिमेंट में मारे जाते हैं। लाइक बंदूक की नली में शराब डाल के कोई नहीं पीता, बट ये पी रहे थे, जिसकी वजह से गन पाउडर बॉडी में एंटर करता है एंड यू डाई। और जहांगीर की बात करूं तो ये भी एक बहुत बड़ा अल्कोहलिक है। जहांगीर की एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब समझ में आता है जब आप अपनी लाइफ के ऊपर कुछ लिखते हैं कि कितने बड़े कांडी थे हम, वैसा ही जहांगीर है। जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है तुजू के जहांगीरी। लाइक अभी नाम वाम याद मत करना यार, ये मैं तुम्हारी बैंड बाद में बजाऊंगा। अभी ये समझ लो कि एक बुक है, और उस बुक में जहांगीर ने अपना ना कुछ, मतलब बहुत प्राउड फील करके ये एक लाइन बोल रहा है कि मेरे फादर के बादशाहत के टाइम पर, लाइक व्हेन माय फादर यूज्ड टू बी द किंग, मैं बहुत पिया करता था, लाइक 70 कप्स 75 कप्स डेली। अगर कोई 70-75 प्याले दिन के पी रहा तो मेरे हिसाब से किताब तो वो नहीं लिख सकता है। बट चलो इसने लिखी, कैलिबर है अपना अपना। चलो इसके बाद इसने बोला कि अब क्योंकि मैं बादशाह बन गया हूं तो मेरे कंधों पर ना बहुत जिम्मेदारी आ गई है, लाइक आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैन नाउ। तो मैं बस अब 35 कप से डेली पीता हूं, और तू पी, कोई मना नहीं कर रहा, बाकियों की मत छुड़वा। जहांगीर इज द फर्स्ट मुगल बादशाह टू बैन अल्कोहल अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में अल्कोहल बैन करी इस आदमी ने। और देखो, बैन करो तो खुद भी छोड़ना। सोचो यार, किसी आदमी का रात को 6 बजे के बाद कुछ टाइम होता है, लाइक जिसको आप मी टाइम कहते हैं ना, और आपका मी टाइम तो छोड़ा ही नहीं उसने। लाइक आपको बुला लिया और वो आपके सामने कप्स पे कप्स पी रहा है, और आपसे चर्चा हो रही है, चाय पे चर्चा, चाय पे नहीं, शराब पे चर्चा। तो आपको तो कुछ मिला ही नहीं ना। अब सबसे छोड़ो, सब छोड़ से जहांगीर के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है इनकी वाइफ। देखिए वैसे तो मैं किसी के पर्सनल मैटर में जाता नहीं हूँ, बट इनका ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जैसे मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब थोड़ा सा लफंडा टाइप का आदमी है। हाथी पे चलते हुए एक दिन एक लड़की दिखती है एंड ही फेल इन लव विद हर। नाम था उसका नूर जहान। और नूर जहान क्या होता है, तो मैं आज आपको कुछ चीजी चीजी वर्ड्स बताऊंगा, रात को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? ज्यादा मत करना यार। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, नूर जहां का मतलब होता है यू आर द लाइट ऑफ यूनिवर्स। और बेटा जब आपका कटने वाला होता है ना, इतना सा रह रहा होता है बस, तब आपको अपना पार्टनर अलग लगने लगता है। देखो सबको लगता है मेरा वाला अलग है, मैं आपको बता दूं, बॉटम लाइन यही है कि दिस इज द वर्ल्ड। तो अब इनका असली नाम क्या है इनकी वाइफ का, तो मेहरुनिसा बेगम इनकी वाइफ का नाम है, ये पूछा गया है। और मेहरुनिसा बेगम की ये सेकंड मैरिज है, लाइक जहांगीर की फर्स्ट है, मेहरुनिसा बेगम की ये सेकंड मैरिज है। और मैरिज के बाद मेहरुनिसा बेगम जहांगीर की सबसे फेवरेट क्वीन बनती है। और यहाँ पर फेवरेट क्वीन को ना पातशाह बेगम कहा जाता था। अगर कभी रेड फोर्ट जाओ ना यार, तो रेड फोर्ट में घुसते ही ना आपको रेड सैंडस्टोन का एक बड़ा सा कंपार्टमेंट दिखेगा, जिसमें बहुत से पिलर्स होंगे। और अंदर जाओगे तो ऊपर एक बैठने की जगह होगी, लाइक थोड़ा हाइट पर, उसको सिंहासन कहते थे। और उस सिंहासन के लेफ्ट और राइट में देखोगे तो 2 जालियां लगी होंगी, जालियों के पीछे रानियां बैठती थी। और सबसे आगे बैठेगी पातशाह बेगम, लाइक द फेवरेट क्वीन ऑफ द एम्परर। यहां तक समझ में आया? तो नूर जहां को एक टाइटल मिला था, मतलब मैं नाम इनका मेहरुनिसा बेगम था, बट इनको प्यार से नूर जहां बुलाया जाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने वाली ये है कि जहांगीर एक ऐसा किंग है, बस इसके समय डिजास्टर कुछ नहीं हुआ, ये इसकी एक अच्छी किस्मत मान लो। क्योंकि नूर जहां एक ऐसी मुगल रानी है जिसने ऑलमोस्ट अपने हस्बैंड का दिमाग चलने ही नहीं दिया था इस सब मैटर में, और चलने के लिए शराब छोड़नी पड़ती है, वो ये छोड़ने को तैयार ही नहीं था। और ये सब चीजें हैं जहांगीर के बारे में। बट एक आपने नाम और सुना होगा, मुमताज महल, है ना? ताजमहल तो सभी जानते हैं, जानते हो ना? अच्छा, कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ ताजमहल?
यमुना, है ना। अब ताजमहल के बारे में बात करते हैं, जिसकी याद में ताजमहल बना है, दैट इज मुमताज महल। और मुमताज महल अब आती कहां से है, मैं इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स आपको बता दूं। अगर मैं नूरजहां की बात करूं, तो नूरजहां कौन है, जहांगीर की वाइफ, ठीक है। अब नूरजहां के ही ब्रदर है असफ खान। ये बोर्ड चल जाएगा। अब लाइक दिस इज मेहरुनिसा बेगम, और इनका टाइटल है नूरे जहां, लाइक यू आर द लाइट ऑफ यूनिवर्स। मेहरुनिसा बेगम का ब्रदर है असफ खान। असफ खान की डॉटर, और इनका नाम जो है वो है अर्जुमंद बानो बेगम। अभी नाम पर ना ज्यादा फोकस मत करना, आप केवल करेक्ट सुनो हिस्ट्री का। अब ये अर्जुमंद बानो बेगम जो है, इसकी शादी मेहरुनिसा बेगम के हस्बैंड जहांगीर, और जहांगीर का सन शाहजहां, शाहजहां और अर्जुमंद बानो बेगम की शादी हो जाती है। अगर थोड़ा सा मैप समझ में आया तो घर की बात घर में रह गई, है ना। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये अर्जुमंद बानो बेगम लाइक फेवरेट क्वीन ऑफ शाहजहां। अब कहा जाता है शी डाइड व्हाइल गिविंग बर्थ टू हर 14th चाइल्ड, मतलब काफी शिद्दत से प्यार किया था। तो कहा जाता है कि मुमताज महल के लिए जो ताजमहल बनाया गया था उसको एपिटोम ऑफ लव कहते हैं, लाइक इट इज ओनली फॉर निब्बाज एंड निब्बीज। यहाँ पर प्लीज एक बार ध्यान में रखिएगा, अर्जुमंद बानो बेगम इज मुमताज महल। और बेटा जब आप लोग लीगल पढ़ोगे ना, तब आपको एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट शायद पढ़ाएंगे। पढ़ाओगे आप? पढ़ाएंगे। हम में से ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपन जाते हैं मॉन्यूमेंट घूमने के लिए लाइक अपने समवन स्पेशल के साथ, और हम सोचते हैं अपना नाम अमर कर देते हैं। तो वो पेड़ जो मिलता है वहां पर ना अपने पेन से गाड़ा आता है राजू, और नीचे मीना, और बीच में तीर। वो तीर घुस जाएगा इस बार, मैं बता बिल्कुल ये काम मत करना। और अगर लोधी गार्डन जा रहे हो, अभी आपको बताऊंगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री, शायद स्कूल में नहीं पढ़ी होगी, यहाँ पर पढ़ोगे आप। तो मुमताज महल की याद में शाहजहां बनाते हैं ताजमहल। ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था ईसा खान ने, ISAKHAN, लाइक ही वाज द आर्किटेक्ट। और बिल्कुल गलत है ये कि ताजमहल के बनवाने वाले जितने वर्कर से सबके हाथ कटवा दिए गए। यू डोंट हैव एनी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। जो भी बात यहाँ पर आप करोगे ना, वो एविडेंस के आधार पर करोगे। मुझे भी पता है, हमारे टीचर ने भी यही बोला था, हाथ कटवा दिए गए। तब हमारे पास गूगल नहीं होता था, नहीं तो पक्का मैं उसकी वहीं पर, नहीं था ऐसा कुछ, किसी के हाथ नहीं कटवाए थे, और इतना वेला कोई नहीं होता। ताजमहल बनवाने वाले वर्कर्स आपको और भी मिल जाएंगे। पैसा खर्च करने वाली बात करो, लाइक ताजमहल बहुत महंगा बना था उस टाइम पर। और एक शायद आप लोगों ने और चीज सुनी होगी कि ताजमहल व्हाइट मार्बल में है, और वैसा ही एक ब्लैक मार्बल में शाहजहां और बनवाना चाह रहे थे यमुना रिवर के अक्रॉस। आपको बता दूं, इसके लिए भी ना कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते नहीं है, ना तो आपको स्टोन मिला है, ना कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। तो वी कैन नॉट से एनीथिंग विद सर्टेनिटी कि ऐसा कुछ होने वाला था। बट एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि शाहजहां के 4 बेटे, ये बहुत बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। लाइक आपको बताऊं, जब आप मोहब्बत करो तो इतनी करो कि आप रोड पे ना आओ। अब शाहजहां जैसे हमारे कल्चर में, इंडिया के कल्चर में क्या होता है, जैसे पेरेंट्स की तबीयत खराब हो जाए तो आप उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, आप कोशिश करते हैं वो ठीक हो जाए। मुगलों में ऐसा नहीं है। लाइक व्हेन शाहजहां फेल सिक, तो 4 बेटे आपस में लग जाते हैं, देखो अब बुढ़ा तो जाने वाला है, तो गद्दी के बारे में बात कर लेते हैं कि लास्ट अगला किंग कौन बनेगा। और बेटा मैं आपको एक गजब चीज बता दूं, हिस्ट्री फैक्ट है इस चीज का, अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, यू कैन नॉट बी अ गुड लीडर। ये कभी मत सोचना कि एजुकेशन आपको एक बढ़िया लीडर बनाएगी। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, हम दिल्ली वालों को पता होना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इज बिहाइंड द बार्स, ठीक है ना।
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लो, मुमताज महल के लिए ताजमहल बना था। और शाहजहां जब बीमार पड़ा, यहाँ पर शाहजहां के 4 बेटे हैं, शायद आपने यहाँ पर समझ जाओगे 4 कौन। सबसे पहला है दारा शिको, इसका नाम नहीं सुना होगा इन्हों, इसका सुना होगा औरंगजेब। थर्ड शुजा, और फोर्थ का नाम है मुराद। देखो यार, मुझे मुगलों की एक बहुत बढ़िया चीज क्या लगती है कि अगला बेटा कौन बनेगा ये कुछ कंपटीशन नहीं करवा रहे, जैसे बाहुबली टाइप कंपटीशन नहीं हो रहा कि जो 2 बेटे हैं उनके बीच में शास्त्रार्थ करवाओ, देखो कौन इंटेलिजेंट है, सबसे इंटेलिजेंट को राजा बना दो, और जो बेचारा 2 मार्क्स से रह गया वो पूरी जिंदगी फिर षड्यंत्र करता है कि इसको मारूंगा, इसकी बीवी उठा लेता हूं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर चारों के बीच में लड़ाई करवाई जाएगी। लाइक बचपन में कंचे खेलते थे, बड़े होके एक दूसरे से खेलेंगे, और यहाँ पर जो जिंदा बचेगा केवल वही राजा बनेगा। मतलब बैटल ऑफ सक्सेशन कहते हैं इसे, एक दूसरे को मारी दो, बेटर है ना यार, हिसाब क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे देश में सती हुआ करता था, सती पता है सती क्या होता है? हमारे इंडिया में ना शादी एक जन्म नहीं 7 जन्मों की होती है। तो अगर बाई चांस किसी जन्म में पहले पति निकल गया तो पत्नी का धर्म बनता है कि वो पति के साथ साथ जाए। देखो चाय राजमा चावल कौन बनाएगा, तो यहाँ पर जलती चिता पर लड़कियों को बिठा दिया जाता था और पूरे ढोल नगारे बजते थे उसके लिए भले। और कभी कभी क्या होता है कि लड़कियां खुशी खुशी बैठ भी जाती थी कि मतलब बहुत प्यार होता है ना यार, और कभी कभी ऐसा होता तो इस आदमी के लिए तो नहीं मरूंगी। मतलब सबको समझ में आई बात। अंग्रेज आए, इन्होंने सती पर बैन लगा दिया, हमको बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि हमारा तो बैलेंस क्लियर चल रहा था ना। अब सोचो सोसाइटी में विडोज बच रही हैं, विधवा, और वो विधवा हमेशा अपने ससुर और सास के साथ रह रही है। सोच के चलो, ससुर सास को पता लगेगा कि उनकी बहू किसी और के साथ सेट हो गई है तो उनको अपसेट तो लगेगा। इस वजह से 1857 का रिवॉल्ट भी होता है, मंगल पांडे वाला। सारी चीजें अच्छे से पढ़ोगे, एक कारण नहीं है, बहुत सारे थे, मैंने तुम्हें केवल एक ही बताया। यहाँ पे चारों पहले लड़ने से पहले एक कंसेंसस बनाते हैं कि यार भिड़ने से पहले काम करते हैं, इस आदमी को सबसे पहले कैद कर देते हैं, क्योंकि ये बाहर रहा ना तो बची कुची दौलत भी खराब करेगा, क्योंकि ताजमहल तो बना ही चुका था। कहा जाता है शाहजहां को आगरा के फोर्ट में रखा गया था, आगरा के फोर्ट में, जिसके एक खिड़की से केवल ताजमहल दिखता ही था। लाइक ये कभी ताजमहल को विजिट नहीं कर पाया था। और जब शाहजहां मरे तो इनको मुमताज महल की कब्र के साथ ही दफना दिया गया था। इतना समझ में आता है, ये तो ताजमहल है। इसके बाद आगे बात करते हैं, औरंगजेब फिर अगले बादशाह बनते हैं, एंड ही इज द लास्ट पावरफुल मुगल बादशाह। मैंने बोला पावरफुल मुगल बादशाह क्योंकि इसके मरने के बाद तो पूरा मुगल एम्पायर ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था। और आखिरी मुगल बादशाह आपको बोलते हैं बहादुर शाह जफर सेकंड, जो 1857 के रिवोल्ट में मारे जाते हैं। मतलब मारे भी क्या जाते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है और बाद में म्यांमार भेज दिया जाता है जेल में। तो इस तरीके से ये बाबर का जो बनाया हुआ डायनेस्टी था ये खत्म होता है। अगर मैं औरंगजेब की बात करूं तो यार इसको ना हिस्ट्री में लिविंग सेंट कहते हैं। लिविंग सेंट का मतलब होता है जिंदा पीर। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक मूवी आई थी तानाजी, वो शिवाजी के ऊपर थी, देखिए किसी ने? नहीं। अगर आप कभी देखो ना तो उसमें ना 2-3 सीन्स में औरंगजेब को दिखाया हुआ है। एंड औरंगजेब वाज ऑलवेज पोर्ट्रेट कि वो जो टोपियां होती थी उसको बुना करता था, लाइक वो जो अजान के वक्त पहनते हैं, फ्राइडे प्रेयर्स। एक तो फ्राइडे प्रेयर्स और एक सुबह की अजान, जब भी आप नमाज पढ़ते हैं तो वो टोपी पहनते हैं, तो वो टोपी बुना करता था औरंगजेब। और क्यों ना बुने? क्योंकि पापा ने तो दौलत छोड़ी नहीं ना, अब्बा आशिक थे। तो फिलहाल ये तो हो गया पूरा की पूरा मुगल डायनेस्टी का एक छोटा सा लाइक एपिसोड समझ लो। अभी इनके बारे में और भी बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा कुछ है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम थोड़ा और पीछे चले, लाइक मुगल एम्पायर से और पीछे, तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और आता है रानी पद्मिनी का, वो पद्मावत, शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण। आप में से राजपूत कोई है? आप है? आप दोनों राजपूत हैं? और तो कोई नहीं है? देखो भाई मुझे बाहर मत पकड़ना, मैं केवल बता रहा हूँ, कभी मुझे बाहर पकड़ लो, हाँ बे साले क्या बोल रहा था। सुनो, राजपूतों की अच्छी बात हमारे इंडिया में क्या है कि कैलिबर तो बहुत है, बहादुरता भी बहुत है, बट कभी के बाद ना निहत्थे पे ये तलवार नहीं चलाते। लाइक इस वजह से बहुत से राजपूत मारे भी जाते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो आप देखोगे ना वो है रावल रतन सिंह। ये कौन है? ये शाहिद कपूर है।
मतलब वो पद्मावत मूवी में चित्तौड़गढ़ का राजा माना जाता था रावल रतन सिंह को, और रावल रतन सिंह की वाइफ थी रानी पद्मिनी। और रानी पद्मिनी मतलब रानी पद्मिनी के लिए कहा जाता था लाइक बहुत सुंदर। अब लौंडे लपाड़े सर्च करने मत लग जाना, है नहीं कुछ। बहुत सुंदर मतलब एक बुक लिखी हुई है यार, और केवल एक ही बुक में इनका उल्लेख है, किसी बुक में नहीं है। ये मान के चलो कि जो रानी पद्मिनी के ऊपर जो मूवी बनी थी, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन वन बुक। कभी कभार वो भी पूछ लेते हैं आप लोगों से। पहली बात तो राइटर है मलिक मोहम्मद जयसी, और इन्होंने एक पोयम लिखी है। ये बीच बीच में येलो चलना शुरू हो जाता है, मतलब मैंने कुछ किया नहीं वैसे। और पोयम का नाम पद्मावत है। इस पद्मावत में रानी पद्मिनी के बारे में, और जिसकी हिस्ट्री में आपको सुना रहा हूं ना, उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी है। कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी जाता है रानी पद्मिनी को देखने के लिए रावल रतन सिंह के पास। तुम्हारी बीवी देखने आया है, अबे वही मार दो, तुम्हें अभी भी जरूरत है कि इसके पास कुछ होना चाहिए तब मारूंगा। सोच मतलब यार तुम इमेजिन करो ना, तुम्हारी शादी हुई है अभी, और शादी को 10 साल हो चुके हैं। लाइक नई नई शादी में कोई देखने आया ना, तो हमारे दिमाग में चलता रहता है शायद शगन देने आया है, मतलब कुछ पैसे देकर जाएगा। 10 सालों के बाद आ रहा है वो तुम्हारी बीवी देखने के लिए, अबे वही टपकाओ नहीं। मगर रावल रतन सिंह ने बोला ना, मैं तो मरूंगा। अलाउद्दीन खिलजी को आप लोग छोड़ देते हैं, और कहा जाता है जब इन दोनों के बीच में बैटल होती है ना, उसमें ऑफकोर्स रावल रतन सिंह हारते हैं। क्योंकि देखिए कुछ भी कह लो आप दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के बारे में, राजपूतों को भी लड़ना बहुत अच्छा आता है, बट ये सारे के सारे बहुत टेक्टिकल है। टेक्टिकल का मतलब क्या होता है, धोखाधड़ी करनी बहुत बढ़िया आती है इन लोगों को। और आप लोग लड़ते हो बिल्कुल फेयर वॉर। जैसे हमारे रामायण और महाभारत में देखो तो वो शाम को एक शंखनाद होता था, और सारे की सारे वेपन्स रख देते थे कि अब नहीं लड़ेंगे, अब लंच टाइम हो गया, मतलब अब डिनर करके सोएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है यार, यहाँ पर आपको तब तक लड़ना है जब तक आपका एनिमी नहीं मर जाता है। मतलब समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पर कोई वॉर रूल्स नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह मानी जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। और क्वेश्चन यहाँ पर रानी पद्मिनी के लिए जरूर बन सकता है, क्योंकि हिस्ट्री में ना इनके लिए दोबारा पढ़ा जा रहा है कि क्या सही में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के लिए ही अटैक किया था। और एक वर्ड आपने और सुना होगा जो सती की तरह ही है बट सती नहीं है, दिस इज कॉल्ड जौहर। सुना है जौहर क्या होता है? नहीं, बहुत आसान है। एक जलता हुआ कुआं है और सारी निब्बियां जो होती हैं वो हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती हैं। हाथ पकड़ना जरूरी है, क्योंकि आप में से किसी एक ने बैकआउट कर लिया तो भाई बहुत जरूरी है, सारी एक साथ ही कूदेंगी। यहां तक समझ में आया? इसको जौहर कहते हैं। तभी बोला जाता है राजस्थान के बहुत सारे किले जैसे भानगढ़, उदयगढ़, उदयपुर सॉरी, जैसलमेर, ये ऐसे कुछ किले हैं जहां पर जौहर हुआ था। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपको 6 बजे के बाद यहाँ पे जाने भी नहीं देती। अब मुझे देखो, मैं आप बोलेंगे सर कैसी बात बता रहे हो, 21वीं सदी में कौन नहीं बिलीव करता, चले जाओ बेटा, फिर खुद ही चले जाओ और मुझे बताना अगर बच के आ रहा हो तो कि कैसा लगा, रानी पद्मिनी मिली नहीं मिली। तो फिलहाल है, कुछ कहते हैं सुपर नेचुरल एक्टिविटी होती है, अपने को नहीं पता सही में होती है या नहीं होती है। तो फिलहाल अभी मैं यहीं पर क्लास को रोक रहा हूँ। ये 2 टॉपिक्स आप लोगों ने मेरे साथ पढ़े, अभी इंडियन पॉलिटी आप पढ़ोगे मेरे साथ, और महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाऊंगा। लाइक महात्मा गांधी जानते हैं ना सारे यहाँ पर। और आपको बता दूं, बापू नेशनल फादर नहीं है, ये पता है? नहीं ना पता? अगर पूछे तो लिख देना, मेरी बात में मत जाना। ऑफिशियली नहीं लिखा हुआ कहीं पर कि बापू फादर ऑफ द नेशन है। वैसे फादर ऑफ मैनी है, मगर फादर ऑफ नेशन है। देखो बिल्कुल, जब तक फोटो है तब तक हमें पढ़ना है। और अगर मैं महात्मा गांधी की बात करूं तो लाइक इंडिया 1915 में सबसे पहले आए थे। इससे पहले साउथ अफ्रीका में भी थे, और साउथ अफ्रीका में काफी कांड कर चुके थे। जैसे सत्याग्रह का पहला प्रयोग वहीं पर किया था। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है शांति से एक जगह बैठे रहो, जैसे फार्मर्स ने किया था, याद आ रहा है, जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ गए थे। सत्याग्रह की पावर क्या है कि आप एक ऐसी जगह पर बैठो जहां पर प्रॉब्लम हो ही हो, और प्लीज वॉयलेंट मत होना, क्योंकि अगर आपने एक गोली चलाई ना तो अंग्रेज तो भून देंगे आपको। यहां तक समझ में आया?
तो महात्मा गांधी ने क्या बोला कि बिल्कुल शांति से आपको सत्य का आग्रह करना है, लाइक बहुत शांति, बहुत पीसफुली यू गाइस विल डिमांड फॉर द ट्रूथ। यहां तक समझ में आया? अब आपने रॉलेट एक्ट सुना होगा ना। रॉलेट एक्ट क्या था? 1919 में ना एक एक्ट आया था जिसने क्या बोला कि अगर 2 या 2 से ऊपर बाहर घूमते दिख गए ना, तो सबको पकड़ के फॉर 2 इयर्स अपन जेल में डाल देंगे और कोई सुनवाई नहीं। जब आप बेटा लीगल पढ़ोगे ना, तब आपको पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल राइट है ये आपका। जब पुलिस आपको अरेस्ट करती है, विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यहां तक समझ में आया? उसके बाद मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि आपकी पुलिस कस्टडी कब तक एक्सटेंड होगी, पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा, आपको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा, किस में रखा जाएगा। अगर आपको अरविंद केजरीवाल का भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, तो अरेस्ट होने के बाद उनको कौन सा रेवेन्यू कोर्ट था वो, राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया था। याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो छोड़ो, उसके बारे में याद कर करोगे क्या। मैं केवल आपको बता रहा हूं कि आपका ये ना एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। बट अंग्रेजों ने ये बोला था कि अगर कोई रॉलेट एक्ट में अरेस्ट होगा ना, तो उसको हम लोग 2 सालों के लिए जेल में रखेंगे, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश नहीं किया जाएगा, और उस मतलब अपना 2 इयर्स तक आपको बेल मिलेगी ही नहीं, आपको जेल में ही रहना होगा। यहां तक क्लियर हुआ जी? रॉलेट एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल को। जलियांवाला बाग में क्या था, सब बैठे हुए थे, डिसाइड कर रहे थे कि यार क्या करें। रॉलेट एक्ट से बहुत परेशान थे क्योंकि पंजाब के 2 नेता इसमें मतलब पकड़े गए थे, मतलब अमृतसर के ही 2। तो अमृतसर में ही जलियांवाला बाग बैठक हो रही थी, जनरल डायर आते और गोलियां चलाते थे। और इसमें एक बच जाता है, सरदार उधम सिंह। अमेजॉन प्राइम पर ना मूवी भी है इनके ऊपर। उधम सिंह बाद में मारता है जनरल डायर को 1939 में कैक्सटन हॉल लंदन जाके। उसके बाद उधम सिंह को वहीं पर फांसी चढ़ा दिया जाता है, उनके शरीर को इंडिया भेजा जाता है। ये सारी चीजें ना 1919 1920 में हो जा रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट मैं आपको बता रहा हूं, वो महात्मा गांधी का नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था। महात्मा गांधी ने क्या किया, 1915 में इंडिया आए, और 1917 और 1918 2 साल महात्मा गांधी ने आप लोगों को 3 सत्याग्रह दिए, और तीनों सत्याग्रह सक्सेसफुल। लाइक जिस एम के साथ शुरू किया गया था ना, वो सारा एम अचीव किया गया। मतलब इट वाज लाइक कि इंडिया ने स्टार्टिंग के तीनों T20 क्रैक कर लिए हैं, लाइक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और अब फाइनल में जाकर गोबर करने वाली है। मतलब ये हमने ओडीआई में देखा ही था यार। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह बिल्कुल सक्सेसफुल, सेकंड सक्सेसफुल, थर्ड सक्सेसफुल। लोगों को लगने लग गया कि यार भाई ये मैजिकल बड़ा हुआ है, ये जिस चीज को शुरू कर देता है वो चीज पक्का सक्सेसफुल होती ही होती है। यहां तक समझ में आया? और अब महात्मा गांधी वॉज लाइक कि थारा भाई महात्मा कुछ बड़ा टुक करेगा, और 1920 में शुरू होता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। देखो यार, हम इंडियंस ना थोड़े वायलेंट है, लाइक अपन को शांति शांति पसंद नहीं आती, हमको चाहिए बम। वैसे देखो ना यार, मैं तुम हंस रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला बम नहीं फोड़ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी पता होता है कि इस बार ज्यादा फटेंगे, फिर भी बोलता है ना सुप्रीम कोर्ट के अक्रॉस इंडिया हम लोग बैन लगा रहे हैं। लगा ले, पुलिस वाले खुद फोड़ लेते हैं। शादरा में तो आई हैव सीन मेनी टाइम्स। क्यों? क्योंकि और देखो नहीं रोक सकते हो ना, हमको मजा आता है। हम वो जानवर है जो बम फूटने के बाद वो धुआं इनहेल करते हैं, हमको मजा आता है। और वो आजकल बजूका बजूका टाइप का भी पता नहीं नया हथियार बना लिया हम लोगों ने। तो ये ना इंडियन इनोवेशन है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने स्पेशली बोला था कि कोई वॉयलेंट नहीं होगा, लाइक सब शांति से बैठेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है अंग्रेज विल लीव द कंट्री वन डे। नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है कि कोई भी अंग्रेजों के साथ कॉर्पोरेशन नहीं दिखाएगा। महात्मा गांधी से तुम अंग्रेजों के कपड़े खरीदते हो, इसलिए तो उनके पास पैसा पहुंचता है। तो तुम अंग्रेजों के स्कूल में मत पढ़ो, इनके कोर्ट्स में मत जाओ, इनके कपड़े मत खरीदो, सब इंडियन मेड चीजें यूज करो। सोचो ना, बहुत मुश्किल होता है यार। अगर बच्चे जो स्कूल जा रहे थे वो घर बैठेंगे, तो मम्मियों से पूछो, संभालना तो उन्हीं को है ना। चलो यहाँ पे तो महात्मा गांधी ने छोड़ दी, सब बढ़िया चल रहा था। 1922 में आ रहे हैं अब आप, डेट है 4 फरवरी। आपको डेट भी याद नहीं रखनी है यार। हिस्ट्री के साथ एक बड़ा मिसकंसेप्शन मैं आपको बता दूं, बच्चे सोचते हैं तारीखें याद करनी पड़ेगी। ना बेटा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं डेट्स वाले। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बनाएगा कि जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर खोलो आपके शरीर से आत्मा बाहर निकल जाए। तो क्या होगा, 4 क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया जाएगा। मतलब आपको 4 इवेंट्स दिए जाएंगे और वो बोलेगा चारों इवेंट्स को अरेंज करो, कौन सा पहले और कौन सा बाद में हुआ था। डेट्स नहीं आती हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? तो मैं हिस्ट्री वैसे ही पढ़ाऊंगा, आप लोगों को केवल चीजें याद रखनी है।
कौन पहले कौन बाद में आया, बस बहुत है इतना। तो यहाँ पर ये डेट याद कर लेना। गोरखपुर तो सबको नहीं पता, बता दूं, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ एमएलए हैं। योगी आदित्यनाथ तो सबको पता ही होगा ना, यूपी के चीफ मिनिस्टर है। इसी गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, ठीक है। अब हुआ क्या था मैं आपको बता दूं, इस चौरी चौरा में कुछ लोग शांति से बैठकर सत्याग्रह कर रहे थे। महात्मा गांधी ने क्या बोला था, वॉयलेंट नहीं होना, ठीक है। बट महात्मा गांधी ने इन लोगों को ये नहीं बताया कि अगर सामने वाला गोली मारे तो क्या करें, तो खा ले मतलब बैठकर। तो यहाँ पर चौरी चौरा पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों ने वो शांति वाली बैठक को हटाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। एंड पीपल वर लाइक कि यार ये तो देखो महात्मा गांधी ने बताया नहीं आगे क्या करना है। ऑब्वियसली वो यही बोलेंगे, जब गोली चल रही है तो तुम भी मारो, कौन ही बोलेगा कि आप मार ले मुझे। तो यहाँ पर यही हुआ, इन सभी लोगों ने 22 पुलिस वालों को जिंदा पकड़ा, उसी पुलिस स्टेशन में बंद किया और पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। मतलब इनका बॉनफायर करने का तरीका अलग था। और इस इवेंट को चौरी चौरा इवेंट कहते हैं। महात्मा गांधी वाज लाइक, भाई साहब अब मौका बढ़िया है, ये बोल देता हूं कि वॉयलेंट हो गया, आप सब वॉयलेंट हो गए तो ये सारा प्रोटेस्ट किसी और ही डायरेक्शन में चला जाएगा, नॉन कॉर्पोरेशन बंद कर देते हैं। महात्मा गांधी नेक्स्ट एक हफ्ते का टाइम लेते हैं, 1 वीक का, और 1 वीक के अंदर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया जाता है। और बेटा हर पार्टी में ना अरविंद केजरीवाल टाइप लोग आपको दिखेंगे। कैसे? जो आपको बोलेंगे यार एक पार्टी बनाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और सरकार को सरकार में आकर चेंज करेंगे। जहां तक क्लियर, अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना बेटा, जब हम थे हमको भी ऐसे लग रहा था कि इसको जिता देते हैं, उसके बाद ये पूरे गवर्नमेंट को चेंज कर देगा। बेटा बिल्कुल चोर होते हैं ऐसे लोग। अन्ना हजारे का नाम थोड़े ना आ रहा है, जबकि शुरू तो यही से किया था। और इसी कांग्रेस में ना अब 2 लोग निकल कर आ रहे हैं। एक तो पंडित नेहरू के फादर है, मोतीलाल नेहरू। अच्छा, पंडित नेहरू के ऊपर भी बताते हैं, काफी शौकीन थे ये, बताएंगे हम अच्छे से आपको। तो अब पंडित नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के बहुत अच्छे फ्रेंड सीआर दास, ये कांग्रेस पार्टी का एक और पार्टी बना देते हैं। लाइक कांग्रेस पार्टी से अलग होकर एक और पार्टी बन जाती है, जिसका एम क्या था, इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे सरकार में आकर। बट आप कुछ कर नहीं सकते हो ना, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री है नहीं। सबको समझ में आया जी? ये 1923 में बनने वाली स्वराज पार्टी थी। एंड महात्मा गांधी अब बिल्कुल शांत हो रहे हैं। कहा जाता है 8 सालों तक महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया, उसके बाद एकदम से जागे महात्मा गांधी 1930 में। और महात्मा गांधी ने देखा कि यार नमक के ऊपर सरकार टैक्स लगा रही है, नमक जो सब खाते हैं, और नमक कम हो जाए तो खाने का मजा भी नहीं आता। महात्मा गांधी वाज लाइक, नमक तो यार लोगों को खुद ही बनाना चाहिए। तो इन्होंने 78 फॉलोवर पकड़े, 78, और अपने साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू करी, जिसको डांडी मार्च कहते हैं। और डांडी मार्च के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिल्कुल सेम टू सेम था, नॉन कॉर्पोरेशन जैसा ही। इसमें बस एक चीज और थी कि कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा। यहाँ पर बिल्कुल सेम है एनसीएम और सीडीएम, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बस एक फर्क है, सिविल डिसोबीडियंस पे टैक्स देने के लिए मना किया गया था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तक समझ में आता? फिलहाल ये पूरा का पूरा जो स्टोरी आप लोगों ने मेरे साथ सुना, ये 1915 से 1930 के बीच में। इसी बीच में बहुत से वाइस रॉय आते हैं, वाइस रॉय जाते हैं। वाइस रॉय कौन होता है, गवर्नर जनरल किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें ना आप लोग मेरे साथ अच्छे से पढ़ोगे हिस्ट्री में। एक बार हिस्ट्री खत्म हो जाएगी ना बेटा, फिर इससे कई मजेदार पॉल साइंस है। लाइक मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा मजेदार है, मिडिवल थोड़ी सी कम, एंशिएंट बहुत ही कम। बट इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे आप लोग कि कैसे बना ये कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों ने कहाँ से क्या क्या उठाया। इतना समझ लो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा, अच्छी अच्छी चीजें उठा ली, बट हम लोगों ने उसको उठाया इंडियन टेस्ट में। सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप लोगों ने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं मारा, बस यू एडॉप्टेड थिंग्स इन इंडियन टेस्ट। जैसे जेब्रा क्रॉसिंग, हमारे भाई दिल्ली में रिवाज है ना कि जेब्रा क्रॉसिंग पार करके, रेड लाइट पार करके बिल्कुल आगे खड़े होंगे, और अगर जैसे ही ग्रीन लाइट आ जाए और गलती से कोई पेडिस्ट्रियन जा रहा है तो उस पेडिस्ट्रियन को मौत के दर्शन कराएंगे कि तू मेरे सामने इस समय कैसे आया। देखो ये हमारे अंदर ही है बेटा। आप एक महीना बाहर होकर आओगे ना, उसके बाद जब आप इंडिया आते हो तब आप चीजों को बहुत तमीज से करने लगते हो। जैसे अपनी जो उसमें लाइन में ड्राइविंग करना, जिसको लेन ड्राइविंग, इस सेन ड्राइविंग कहते हैं, ठीक है, वो सब चीजें करोगे 1 महीने के बाद, फिर आपको लगने लगेगा कि यार आप ही पागल हो, क्योंकि वो 3-4 बाइक वाले आएंगे
और वो आप ही की गाड़ी ठोकेंगे क्योंकि आप ही तमीज में चला रहे हो। फिर आपको लगता है यार अपन भी अब थोड़ा इंडियन टेस्ट में चलाते हैं। तो ये सारी चीजें ना यार पढ़ोगे आप मेरे साथ कि आखिरकार ये कंट्री बनी कैसे। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गजब का कॉन्स्टिट्यूशन है, नो डाउट, कोई मजाक नहीं है इसमें। क्योंकि इतने सालों के बाद आज तक इस कॉन्स्टिट्यूशन को जितने चैलेंजेस मिले हैं, सारे चैलेंजेस इसने सफर करे और स्ट्रांग होकर बाहर निकला। तो ये तो एक गजब चीज है। खैर, इस कंट्री को 75 ईयर्स हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किए हुए, सॉरी 73, बट आज तक कॉन्स्टिट्यूशन फेल नहीं मारा। यहाँ तक समझ में आता है जी। तो ये जीएस का एक छोटा सा एपिसोड था मेरे साथ, बाकी अब सर बताएंगे आपको। थैंक यू बेटा।